विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो में हम मुगल शासक हुमायूं के बारे में अध्ययन करेंगे। हुमायूं का प्रारंभिक जीवन। नासरुद्दीन महमूद हुमायूं का जन्म बाबर की पत्नी महम अनगा के गर्भ से 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। बाबर के 4 पुत्रों हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल में हुमायूं सबसे बड़ा था। बाबर ने उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। जब बाबर बीमार था अपने अंतिम दिनों में, तो बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। भारत में राज्याभिषेक से पूर्व 1520 में 12 वर्ष की अल्पायु में हुमायूं को बदख्शां का सूबेदार नियुक्त किया गया था। बदख्शां के सूबेदार के रूप में हुमायूं ने भारत के उन सभी अभियानों में भाग लिया जिनका नेतृत्व बाबर ने किया। 1529 में हुमायूं बदख्शां की जो सूबेदारी है उसको त्याग कर आगरा आ गया। तत्पश्चात उसको संभल की व्यवस्था के लिए भेजा गया, लेकिन वहाँ संभल में हुमायूं बीमार पड़ गया, अतः उसे पुणे आगरा लाया गया। अपनी मृत्यु के पूर्व बाबर ने उसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था और अतः बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 को 23 वर्ष की आयु में उसका राज्याभिषेक किया गया। बाबर द्वारा हुमायूं को दिया गया यह निर्देश कि वह अपने छोटे भाइयों के साथ उदारता का व्यवहार करे। इसी निर्देश के कारण हुमायूं ने कामरान को काबुल, कांधार एवं पंजाब की सूबेदारी, अस्करी को संभल और हिंदाल को मेवात, अलवर की और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शां की सूबेदारी प्रदान की। हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयाँ। बाबर की मृत्यु के समय तक मुगल साम्राज्य की जड़ें पूरी तरह से जम नहीं पाई थी, क्योंकि बाबर अपने शत्रुओं की शक्ति को पूरी तरह परास्त नहीं कर पाया था। बाबर ने जो राज्य छोड़ा था वह राज्यों का संगठन मात्र था जिनमें एकता का अभाव था। हुमायूं के समक्ष जो प्रारंभिक कठिनाइयाँ थी उनमें जो आंतरिक कठिनाइयाँ हैं वो इस प्रकार है। पहला है असंगठित और अव्यवस्थित राज्य। इसके अलावा दोषपूर्ण शासन व्यवस्था और तीसरा है रिक्त राजकोष। बाबर की खर्चीली और उदार नीति ने राजकोष को रिक्त कर दिया था। इसके अलावा बाबर अपने संघर्षमय जीवन के कारण धन संचय भी नहीं कर पाया था। स्वयं बाबर की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई थी, जिसके कारण बाबर ने अपने उच्च अधिकारियों पर 30% कर भी लगाना पड़ा था। अतः हुमायूं को विरासत में रिक्त राजकोष प्राप्त हुआ था। इसके अलावा दोषपूर्ण सैन्य संगठन। हुमायूं के भाइयों द्वारा कठिनाइयाँ उत्पन्न करना। हुमायूं ने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन कर दिया था और अपने भाइयों के प्रति सदैव उदार नीति अपनाई थी, लेकिन प्रत्युत्तर में हुमायूं के भाई उसकी कठिनाइयों के निवारण में सहायता देने के स्थान पर सदैव उसके प्रति विरोधी आचरण अपनाकर उसकी कठिनाइयों में और अधिक वृद्धि कर दी। बाबर के संबंधियों का विरोध। मध्य एशिया के कई वंशों के अमीर बाबर के साथ भारत आकर यहीं बस गए थे और बाबर ने उनका सम्मान करते हुए उनसे वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए थे। इनमें खुरासान का मोहम्मद जमाल मिर्जा, मोहम्मद सुल्तान मिर्जा, मीर मोहम्मद मेहंदी ख्वाजा, खलीफा आदि मुख्य थे। ये जो थे बाबर के संबंधी, ये अपने को बाबर का उत्तराधिकारी समझने लगे थे। अतः इन्होंने हुमायूं के समक्ष ये भी हुमायूं के समक्ष गंभीर कठिनाइयाँ उपस्थित कर सकते थे। बाह्य कठिनाइयाँ। हुमायूं के समक्ष प्रारंभिक जो बाह्य कठिनाइयाँ थी वो इस प्रकार थी। अफगान। पहला है अफगान। पानीपत और घाघरा युद्धों के बाद अधिकांश अफगान बिहार में अपनी शक्ति संगठित कर रहे थे और इनके जो प्रमुख नेता थे जैसे महमूद लोदी, शेर खां, आलम खां लोदी इत्यादि, इन्होंने अपने पूर्वजों की गद्दी पुनः प्राप्त करने की आशा अभी तक नहीं छोड़ी थी। शेर खां जो अत्यंत ही महत्वाकांक्षी था, अफगानों के शक्तिशाली संगठन की सहायता से एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण करना चाहता था। दूसरा है गुजरात। हुमायूं की गद्दी नशीनी के समय
गुजरात पर बहादुर शाह शासन कर रहा था, जो नौजवान एवं महत्वाकांक्षी था और वह दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने के लिए ललायत था। 1531 में बहादुर शाह ने मालवा पर आक्रमण कर उसे अपने राज्य में भी मिला लिया था। अनेक अफगान सरदारों, आलम खां, तातार खां आदि को बहादुर शाह ने संरक्षण दिया। मोहम्मद जमान मिर्जा, जो कि हुमायूं का प्रबल विरोधी था, वो भी भागकर बहादुर शाह की शरण में चला गया था। तो बहादुर शाह भी हुमायूं के लिए अनेक राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न कर सकता था। तीसरा है बंगाल। बंगाल का शासक जो था नुसरत शाह, वो भी मुगलों का विरोधी था और अफगानों को सहयोग भी दे रहा था और बाबर के विद्रोही अफगानों को अपने यहाँ शरण देकर उसने अच्छी जागीरें भी प्रदान की। इतना ही नहीं, उसने इब्राहिम लोदी की पुत्री से शादी भी करके मुगलों में भय उत्पन्न कर दिया था। नई परिस्थितियों में वे बिहार के अफगानों की सहायता से मुगल सत्ता को खतरा उत्पन्न कर सकता था। सिंध और मुल्तान। जो सिंध और मुल्तान के शासक थे, वो हुमायूं की अयोग्यता एवं दुर्बलता का लाभ उठाकर पुनः अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर हुमायूं के लिए एक सिरदर्द उत्पन्न कर सकता था। मालवा की बात करें तो मालवा का सामरिक महत्व था, अतः गुजरात और राजपूताना के बीच संघर्ष का मुद्दा बना हुआ था। बहादुर शाह ने इसको 1531 में जीत लिया था, अतः अब मालवा हुमायूं के लिए कभी भी समस्या बन सकता था। खानदेश दिल्ली से दूर होने के कारण उत्तरी भारत की राजनीति में खानदेश का खास प्रभाव नहीं था, किंतु यहाँ का जो शासक मोहम्मद प्रथम था, उसकी माता गुजरात के शासक बहादुर शाह की बहन थी, जिससे उसका महत्व बढ़ गया था। बहादुर शाह से संबंध होने के कारण हुमायूं के विरोधी बहादुर शाह के अधिक शक्तिशाली होने की संभावना थी। कश्मीर की बात करें तो पहाड़ों से घिरे होने के कारण तथा सीमांत प्रदेश होने के कारण कश्मीर का भी विशेष महत्व था। लेकिन हुमायूं के अयोग्यता और कठिनाइयों का लाभ उठाने के लिए वहाँ के लोग एकता के सूत्र में बंधकर हुमायूं के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकते थे। राजपूताना में राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ में आंतरिक संघर्ष उत्पन्न हो गया। 1531 में रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना, लेकिन रानी कर्मवती ने उसका विरोध करते हुए हुमायूं से सहायता मांगी थी। राजपूताना में और जब बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था 1534-35 में, तब भी रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं समय पर कर्मवती की सहायता नहीं कर सका। फलस्वरूप वह हमेशा के लिए राजपूतों के सहयोग से वंचित रह गया। राजपूताना में मारवाड़, आमेर, सिरोही आदि अन्य महत्वपूर्ण राज्य थे, परंतु ऐसा कोई शक्तिशाली शासक नहीं था जो इनमें एकता स्थापित कर सके। यद्यपि हुमायूं को राजपूताना से कोई तात्कालिक भय नहीं था, लेकिन राजपूताना में गुजरात के बहादुर शाह के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण हुमायूं के लिए राजपूताना एक समस्या बन सकता था। हुमायूं के सैन्य अभियान। पहला है कालिंजर पर आक्रमण 1531 ईस्वी। हुमायूं ने 1531 में कालिंजर के शासक प्रताप रुद्र देव पर अपना पहला आक्रमण किया। कालिंजर का किला घेर लिया। कुछ महीनों बाद हुमायूं ने कालिंजर के शासक से जब वो उसको प्राप्त करने में असफल रहा कालिंजर के किले को, तो उसने कालिंजर के शासक से समझौता कर लिया ताकि वह विद्रोही अफगानों को दबाने जा सके। हुमायूं का कालिंजर आक्रमण मूलतः बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का प्रयास था। कालिंजर के किले पर आक्रमण के समय ही उसको यह सूचना मिल गई थी कि अफगान सरदार महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा है और उसे किले का घेरा उठाकर जौनपुर की ओर मुड़ना पड़ा। इस अभियान द्वारा न तो हुमायूं दुर्ग पर अधिकार कर सका, न कालिंजर के शासक को अपना मित्र बना सका, अतः कालिंजर का अभियान हुमायूं की भारी भूल सिद्ध हुआ। नेक्स्ट है दोहरैया का युद्ध 1532 ईस्वी। हुमायूं के राजत्व काल में उसका अफगानों से जो पहला मुकाबला है वो 1532 में दोरैया नामक स्थान पर हुआ। जौनपुर की ओर अग्रसर हुमायूं की सेना महमूद लोदी
महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच युद्ध हुआ। महमूद की पराजय हुई। इस युद्ध में अफगान सेना का जो नेतृत्व है महमूद लोदी ने किया था। हुमायूं अफगानों को पराजित कर आगरा लौट आया और विलासिता में डूब गया। नेक्स्ट है चुनार का घेरा 1532 ईस्वी। चुनार का जो दुर्ग था वो अफगान नेता शेर खान के अधिकार में था। 4 महीने लगातार किले को घेरे रहने के बाद शेर खान और हुमायूं में एक समझौता हुआ। शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार करते हुए अपने पुत्र कुतुब खान को एक अफगान सैनिक टुकड़ी 500 सैनिकों की के साथ हुमायूं की सेना में भेजना स्वीकार कर लिया। क्योंकि जब हुमायूं चुनार के दुर्ग का घेरा डाला हुआ था तभी उसको सूचना मिली कि बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और दिल्ली पर आक्रमण करने का इरादा रखता है। इसी कारण हुमायूं ने शेर खान से संधि की थी। चुनार के दुर्ग के घेरे के बाद हुमायूं ने चुनार का किला शेर खान के अधिकार में छोड़ दिया और हुमायूं का शेर खान को बिना पराजित किए छोड़ देना उसकी एक और भूल थी। इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर शेर खान ने अपनी शक्ति एवं संसाधनों में वृद्धि कर ली। दूसरी तरफ हुमायूं जब इस बीच आगरा लौट आया और भोग विलास में लिप्त हो गया तथा अपने धन का अपव्यय किया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पन्ना नामक एक विशाल दुर्ग का निर्माण करवाया जिसका उद्देश्य था मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करना। 1534 में बिहार में मोहम्मद जमान मिर्जा एवं मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के विद्रोह को हुमायूं ने सफलतापूर्वक दबाया। बहादुर शाह से युद्ध। गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह वो अत्यंत ही महत्वाकांक्षी था। 1531 में उसने मालवा और 1532 में रायसीन के दुर्ग पर अधिकार कर 1533 में 33-34 में चित्तौड़ के शासक को पराजित किया था। इन्हीं दिनों उसने रणथंभौर व अजमेर पर भी अधिकार कर लिया था। वह जानता था कि भविष्य में हुमायूं से युद्ध अनिवार्य थे। उसने अपनी सैनिक शक्ति में अत्यधिक वृद्धि कर ली। बहादुर शाह ने टर्की के कुशल तोपची रूमी खान की सहायता से एक बेहतर तोपखाने का निर्माण करवाया। बहादुर शाह एवं हुमायूं के मध्य 1535 में सारंगपुर में संघर्ष हुआ। बहादुर शाह पराजित होकर मांडू की ओर भाग गया। इस तरह हुमायूं द्वारा मांडू एवं चंपानेर पर विजय होती है और उसके बाद माला एवं गुजरात उसके अधिकार में आ जाते हैं। 1 वर्ष बाद बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के सहयोग से पुणे 1536 में गुजरात एवं मालवा पर अधिकार कर लिया, परंतु फरवरी 1537 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। मांडू जीतने के बाद मांडू आकर हुमायूं पुण्य आलस्य में पड़ गया और इसके बाद उसका जो शेरशाह से अगला संघर्ष शेर खान से संघर्ष अक्टूबर 1537 से जून 1540। 1537 के अक्टूबर महीने में हुमायूं ने पुण्य चुनार के किले पर घेरा डाला। जब हुमायूं को शेर खान के बंगाल अभियान की सूचना मिल गई तो 27 जुलाई 1537 को वह हिंदाल के साथ शेर खान के विरुद्ध रवाना हुआ। हुमायूं के इस अभियान से चिंतित होकर शेर खान ने अपने पुत्र खवास खान को गौड़ के घेरे के लिए नियुक्त किया और दूसरे पुत्र कुतुब खान को चुनार दुर्ग की रक्षा का भार सौंपकर स्वयं मरकुंडा की ओर चला गया। इधर हुमायूं ने चुनार पहुंचकर दुर्ग को घेर लिया। शेर खान के पुत्र कुतुब खान ने हुमायूं को लगभग 6 महीने तक किले पर अधिकार नहीं करने दिया। अंततः हुमायूं ने कूटनीति एवं तोपखाने के प्रयोग से किले पर कब्जा कर लिया। इन्हीं 6 महीनों का उपयोग कर शेर खान ने बंगाल अभियान में सफलता प्राप्त कर गौड़ के अधिकांश खजाने को रोहतास के किले में जमा कर लिया। चुनार के सफलता के बाद हुमायूं ने बंगाल
पर बंगाल पर आक्रमण करने हेतु हुमायूं रवाना हुआ। रास्ते में मालूम हुआ कि जो शेर खां हैं वो घोड़ में प्राप्त राजकोष को रोहतास के दुर्ग में भेजना चाहता है। अतः हुमायूं ने चिंतित होकर बिना युद्ध किए शेर खां से संधि करने का विचार किया और हुसन तुर्कमान को संधि की कुछ शर्तों के साथ शेर खां के पास भेजा, जिसके अनुसार शेर खां बंगाल के राज्य चिन्ह को समर्पित करे, बंगाल का राज को समर्पित करे और बंगाल व रोहतास पर अधिकार त्याग दे। इसके बदले में शेर खां को चुनार, जौनपुर या उसकी पसंद की जागीर दे दी जाएगी। शेर खां बड़ा कूटनीतिज्ञ था और चाहता था कि जब तक घोड़ से प्राप्त राजकोष रोहतास न पहुंच जाए, हुमायूं को रोके रहें। अतः शेर खां ने हुमायूं की शर्तों के प्रत्युत्तर में अपना एक नया प्रस्ताव भेज दिया। शेर खां ने हुमायूं के प्रति वफादार रहने का वचन देते हुए हुमायूं को 10 लाख रुपया वार्षिक कर देने का वादा किया। हुमायूं ने शेर खां के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, किंतु इसी समय बंगाल के पराजित शासक ने हुमायूं को शेर खां के विरुद्ध सहायता की प्रार्थना भेजी। अतः हुमायूं ने शेर खां से हुए समझौते को भंग करते हुए बंगाल विजय का निर्णय कर लिया। हुमायूं अपने सैन्य बल के साथ बंगाल अभियान के लिए रवाना हुआ। पटना पहुंचने पर सूचना मिली कि शेर खां सईफ खां के परिवार को लेकर रोहतास चला गया और मुगल सेना को रोकने का दायित्व सईफ खां पर छोड़ गया है। हुमायूं ने आगे बढ़कर सईफ को पराजित किया। सईफ खां को घायल अवस्था में हुमायूं के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो हुमायूं ने उसको क्षमा प्रदान की। यहाँ उसे सूचना मिली कि अफगानों ने महमूद के 2 पुत्रों को मार डाला है और पुत्र शोक में महमूद की भी मृत्यु हो गई है। इसके बाद हुमायूं तेलियागढ़ी पहुंचा, जहां शेर खां का पुत्र जलाल खां मुगल सेना को रोकने के लिए तैनात था। जलाल खां ने 1 महीने तक मुगलों को रोके रखा। इसी बीच शेर खां ने जो कोस था घोड़ के किला का, वह रोहतास पहुंचा दिया। जलाल खां तेलियागढ़ी को छोड़ शेर खां से जा मिला। हुमायूं ने अब बिना किसी प्रतिरोध के तेलियागढ़ी पर अधिकार कर 15 अगस्त 1538 को गौड़ में प्रवेश किया। बंगाल के गौड़ क्षेत्र में प्रवेश किया तो वहाँ चारों ओर उजाड़ एवं लाशों का ढेर दिखाई पड़ा। हुमायूं ने इस स्थान का पुनर्निर्माण कर इसका नाम जन्नताबाद रखा। जलवायु पसंद आ जाने के कारण वह वहाँ 8 महीने राग रंग में व्यस्त रहा। इधर शेर खां ने हुमायूं के असावधानी का लाभ उठाकर राजधानी से हुमायूं का संबंध विच्छेद कर दिया और स्वयं आगे बढ़कर बनारस पर अधिकार कर लिया। अफगानों ने जनवरी 1539 तक कोसी और गंगा के बीच के संपूर्ण प्रदेश पर अधिकार कर लिया। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी। 26 जून 1539 को हुमायूं एवं शेर खां की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर संघर्ष हुआ। हुमायूं अपनी गलतियों के कारण परास्त हुआ, क्योंकि उसने मुगल सेना का जो शिविर है वो निचले स्थान पर रखा। इसके कारण भारी वर्षा प्रारंभ हो गई और पानी का शिविर में बाढ़ का पानी शिविर में भर जाने से मुगल सेना का समस्त प्रबंध अस्त व्यस्त हो गया। हुमायूं ने युद्ध क्षेत्र से भागकर एक भिश्ती निजाम नामक एक भिश्ती का सहारा लेकर किसी तरह गंगा नदी को पार कर जान बचाई। हुमायूं ने इस उपकार के बदले उस भिश्ती को एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह बना दिया था। चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के खुतबे पढ़वाने एवं सिक्के ढलवाने का भी आदेश दिया। बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई। नेक्स्ट है बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी। बिलग्राम व कन्नौज में लड़ी गई इस लड़ाई में हुमायूं के साथ उसके भाई हिंदाल एवं अस्करी भी थे। दोनों सेनाएं 1.5 महीने तक आमने सामने पड़ी रही। 15 मई 1540 को अचानक से घनघोर वर्षा हुई और मुगल सैनिक शिविर में पानी भर गया। इसी समय अफगानों ने मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया।
17 मई 1540 को जब मुगल सैनिक अपने युद्ध शिविर तथा सामग्री को ऊंचे स्थान पर ले जाने की योजना बना रहे थे तो शेर खान ने मुगलों पर अचानक धावा बोल दिया। अचानक आक्रमण के कारण मुगलों को अपनी तोपों और बंदूकों का प्रयोग करने का अवसर भी नहीं मिला और इसके अलावा इन जो मुगलों की जो बड़ी बड़ी तोपें थी वो भारी वर्षा के कारण उनमें पानी भर गया और तो बड़ी बड़ी तोपें बेकार हो गई। अफगानों के घावों की तीव्रता से मुगल सेना दावों की तीव्रता से मुगल सेना बिखर गई और सैनिक अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और नदी में कूद पड़े। इस प्रकार हजारों मुगल सैनिक डूबकर मर गए। अफगानों ने भागते हुए मुगल सैनिकों का 6 किलोमीटर तक पीछा किया और नदी तट पर उनका घोर संहार किया। हुमायूं किसी तरह बचकर नदी की तरफ आया और बड़ी कठिनाई से शमसुद्दीन गजनवी की सहायता से नदी पार कर उसने अपने प्राण बचाए। युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं युद्ध क्षेत्र से भागकर बड़ी कठिनाई से आगरा पहुंचा। वहां से अपने परिवार और कोष को लेकर 25 मई 1540 को दिल्ली पहुंचा और इसके बाद वह रोहतक और सरहिंद होते हुए लाहौर पहुंच गया। अब बिलग्राम का जो युद्ध है वो मध्ययुगीन इतिहास का परिवर्तन बिंदु है, क्योंकि इस युद्ध के बाद शासन सत्ता मुगलों के हाथ से निकलकर अफगानों के हाथ में आ गई और इस प्रकार भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई। शेरशाह ने दिल्ली का तख्त प्राप्त कर ऐसी उच्च कोटि की शासन व्यवस्था स्थापित की जो बाद में मुगलों के सुसंगठित शासन व्यवस्था की आधारशिला बनी। इसीलिए कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य की जो नींव है वो हुमायूं के निष्कासन काल में पड़ी थी। इस युद्ध में मुगलों की कीर्ति धूल दूषरित हो गई। हुमायूं अगले 15 वर्षों तक दर दर की ठोकरें खाता रहा और उसकी दशा इतनी शोचनीय हो गई कि एक साधारण आदमी भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। इस युद्ध की सफलता के बाद शेर खान ने सरलता से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस तरह हिंदुस्तान की राजसत्ता एक बार पुणे अफगानों के हाथ में आ गई। इससे पूर्व लोधी भी जो सल्तनत काल का जो लोधी वंश था, लोधी भी अफगानी थे और शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित जो शासन था वो भी अफगानों के नेतृत्व में था। कन्नौज के युद्ध का महत्व तथा परिणाम। मुगलों की सत्ता अस्थायी रूप से समाप्त हो गई। मुगलों की शक्ति और प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। मुगलों की भीषण हानि हुई। अफगानों का पुनरुत्थान हुआ। अफगानों की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। शेरशाह की कूटनीति तथा सैनिक योग्यता प्रमाणित हो गई। सिंध में हुमायूं ने लगभग 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया और सिंध में हुमायूं ने बख्तर के दुर्ग का घेरा डाला जो काफ़ी समय तक चलता रहा, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। तब हुमायूं सेवान की तरफ आया और हिंदाल के शिविर में ठहरा। इस शिविर में उसने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा अकबर जामी उर्फ मीर अली अकबर जामी, मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम को देखा और उससे निकाह की इच्छा प्रकट की। हिंदाल और स्वयं हमीदा बानो दोनों की इच्छा के विपरीत 29 अगस्त 1531 को हुमायूं और हमीदा बानो बेगम, जो कि उस समय केवल 14 वर्ष की थी, उसके साथ हुमायूं का निकाह हो गया 29 अगस्त 1541 को। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। हुमायूं द्वारा पुणे राज्य की प्राप्ति या भारत की पुनर्विजय। हुमायूं ने लाहौर में अपने भाई कामरान से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था, परंतु असफल हुआ और सिंध जीतने की योजना बनाई, किंतु उसमें भी असफल रहा। अंत में 1544 ईस्वी में हुमायूं फारस चला गया। फारस के शासक तहमास्प से 14,000 सैनिकों की सहायता लेकर कांधार और काबुल पर 1545 ईस्वी में हुमायूं ने अधिकार कर लिया। यद्यपि 1547 और 1549 में काबुल के शासक कामरान ने 2 बार विद्रोह किया, परंतु हर बार उसको परास्त होना पड़ा। 1553 ईस्वी में शेरशाह के पुत्र इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई। अफगानों में आपसी फूट हो गई।
हुमायूं ने लाभ उठाकर भारत पर पुनः अधिकार करने का निश्चय कर लिया। नवंबर 1554 में हुमायूं ने सिंध को पार कर नए रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 5 दिसंबर 1554 को हुमायूं पेशावर पहुंचा और फरवरी 1555 को हुमायूं ने लाहौर पर भी अधिकार कर लिया। मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555। लुधियाना में लगभग 19 मील पूर्व में सतलज नदी के किनारे स्थित मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर हुमायूं, जिसमें हुमायूं की सेना का नेतृत्व बैरम खां द्वारा किया जा रहा था, एवं अफगान सरदार नसीब खां एवं तातार खां के बीच, जो कि सिकंदर शाह के अफगान सरदार थे, नसीब खां तातार खां, इन दोनों तथा बैरम खां के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें मुगलों की विजय हुई और विजय के परिणाम स्वरूप हुमायूं का समस्त पंजाब, हिसार, फिरोजा पर अधिकार हो गया। इसके बाद बैरम खां सरहिंद की ओर बढ़ा। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555। मछुआड़ा की पराजय का बदला लेने के लिए सिकंदर सूर लगभग 80,000 सैनिकों के साथ दिल्ली से रवाना हुआ। 22 जून 1555 सरहिंद नामक स्थान पर सुल्तान सिकंदर सूर अफगान सेना का नेतृत्व कर रहा था और बैरम खां जो कि मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था। इन दोनों की सेनाओं के बीच लड़ाई हुई। अफगान परास्त हुए। पराजित सिकंदर सूर शिवालिक की पहाड़ियों में भाग गया। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं ने दिल्ली में प्रवेश किया और 15 वर्ष बाद पुनः दिल्ली के तख्त पर आसीन हुआ। इस प्रकार द्वितीय अफगान साम्राज्य का जो अंत हुआ और पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। हुमायूं ने अपने पुत्र अकबर को बैरम खां के संरक्षण में पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया। हुमायूं की मृत्यु। दिल्ली के तख्त पर आसीन होने के बाद हुमायूं के समक्ष अब वे कठिनाइयां नहीं रही जो शासन के आरंभ में थी। बहादुर शाह, शेरशाह जैसे शत्रु नहीं रहे, विद्रोही अमीर भी नहीं रहे और विश्वासघाती भाइयों से भी अब वो मुक्त हो गया था। शेरशाह की श्रेष्ठ शासन व्यवस्था उसको विरासत में मिली थी, जिसमें वह कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता था, लेकिन प्रांतीय शासन के संबंध में उसने एक योजना बना रखी थी, परंतु वह अपनी योजना को कार्यान्वित नहीं कर सका। 24 जनवरी 1556 को दिल्ली में दीन पन्ना भवन, जो पुस्तकालय भवन था, दीन पन्ना नामक भवन, उसमें स्थित दीन पन्ना नामक जो भवन हुमायूं ने बनवाया था, उसमें एक पुस्तकालय था। उस पुस्तकालय की छत पर हुमायूं अपने सरदारों से बात कर रहा था। इसी समय उसे मस्जिद से अजान सुनाई दी, अतः संध्या की नमाज का समय समीप जानकर वे शीघ्रता से सीढ़ियों से उतरने लगा और उसका पैर चोगे में फंस गया और वह सिर के बल गिरा। इससे उसकी खोपड़ी की हड्डी टूट गई और दाहिने कान से खून बहने लगा। इस प्रकार 27 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो गई। लैनपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, अर्थात जिस प्रकार हुमायूं तमाम जिंदगी भर गिरते पड़ते चलता रहा, उसी प्रकार लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। गिरते पड़ते ही वह इस जीवन से मुक्त हो गया। हुमायूं को अबुल फजल ने इंसान ए काबिल कहकर संबोधित किया। हुमायूं अफीम खाने का शौकीन था। हुमायूं ज्योतिष में अधिक विश्वास रखता था, इसलिए सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। मुख्यतः वह इतवार को पीले, शनिवार को काले, सोमवार को सफ़ेद रंग के कपड़े पहनता था। मुगल बादशाहों में हुमायूं ही एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया था। बैरम खां हुमायूं का योग्य एवं वफादार सेनापति था, जिसने निर्वासन तथा पुण्य राज सिंहासन प्राप्त करने में हुमायूं की बड़ी मदद की। हुमायूं की असफलता के कारण, पहला है साम्राज्य विभाजन। भाइयों में मुगल साम्राज्य का विभाजन हुमायूं ने कर दिया। इससे मुगल साम्राज्य की एकता छिन्न भिन्न हो गई और राज्य की आय भी कम हो गई। धन का अपव्यय। हुमायूं अधिकांशतः जब वो सैनिक अभियानों में विजयी होता था, इसके बाद जब वो
वापस लौटता था आगरा वगैरह, तो धन का अत्यधिक अपव्यय करता था भोग विलास में। भोग विलास और रंगरलियों में समय नष्ट करना। इसी दौरान उसके जो शत्रु थे शेरशाह सूरी वगैरह, वो उन्होंने अपनी सेना को संगठित करने का उनको समय मिल गया। प्रजा की सद्भावना और सहयोग प्राप्त न करना। जो प्रजा थी, भारतीय प्रजा, उस बाबर जो हुमायूं का पिता था, वो प्रजा के लिए कल्याणकारी कार्य नहीं कर पाया था। और इस कारण जो यहाँ की प्रजा थी वो हुमायूं को भी आदर की दृष्टि से नहीं देखती थी। और इसीलिए हुमायूं प्रजा की सद्भावना और सहयोग को प्राप्त नहीं कर सका। बहादुर शाह के प्रति भी दोषपूर्ण नीति अपनाई, शेरशाह के प्रति भी उसकी नीतियाँ दोषपूर्ण रही। चौसा और कन्नौज की लड़ाइयों में हुमायूं की भूलें, शिविर को नीचे स्थान पर स्थापित करना, कोई लंबा मार्ग चुनकर जाना, इस प्रकार उसने अनेक भूलें की चौसा और कन्नौज की लड़ाइयों में। हुमायूं के चारित्रिक दोष जैसे आलसी व निष्क्रिय था, नेतृत्व और नियंत्रण का अभाव, भाइयों और संबंधियों का विश्वासघात तथा हुमायूं की भाग्यहीनता, ये हुमायूं की असफलता के कुछ कारण थे। विद्यार्थियों, आज हमने मुगल सम्राट हुमायूं के बारे में अध्ययन किया। आज का जो ये वीडियो है यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।